Hello students, this is Ravi Saxena. Welcome to the economics class. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर किए थे और एक स्ट्रक्चर में चार्ट बना के मैंने आपको ब्रीफ में गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किए थे ब्रीफ में, शॉर्ट में। आज हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं कंपोनेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे उनको कि गवर्नमेंट बजट के स्ट्रक्चर में, कंपोनेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए, टॉपिक थोड़ा बड़ा सा है, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं जल्दी से। गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स, बजट रिसीप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर इज द मेजर हेड ऑफ दिस स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट अपने बजट में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करती है, वो करने के लिए अपने रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर को क्लियरली डिफाइन करती है। तो बजट रिसीप्ट्स के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। बजट रिसीप्ट्स क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं बजटीय प्राप्तियां। तो बजट रिसीप्ट्स क्या होती हैं? बजट रिसीप्ट्स आर द estimated receipt of the government from all sources during a fiscal year। एक वर्ष के दौरान सरकार के सभी स्रोतों से जो अनुमानित प्राप्तियां होती हैं उसको बजट रिसीप्ट्स की कैटेगरी में डालते हैं हम लोग। अब बजट रिसीप्ट्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था, एक रेवेन्यू रिसीप्ट्स और एक कैपिटल रिसीप्ट्स। तो नंबर एक कैटेगरी है इसकी रेवेन्यू रिसीप्ट्स। राजस्व प्राप्तियां। इसको बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स गवर्नमेंट की होती तो बजट रिसिप्ट ही है। गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट होती हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, उनको बाद में कैटेगराइज किया जाता है। सम रिसिप्ट्स आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड सम रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर द कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स विच, इसमें टू कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं। दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन लागू हो रही है तो वो रेवेन्यू रिसीप्ट में आएगा। यानी सरकार की, गवर्नमेंट की वो प्राप्तियां रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाती हैं जो नंबर ए कंडीशन विच डू नॉट कॉज रिडक्शन इन एसेट्स of the government। number B, which do not create liabilities for the government। These are the two conditions। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है उन रिसिप्ट्स में, तो वो गवर्नमेंट की बजट रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएंगी। यानी कि सरकार की वो प्राप्तियां, रेवेन्यू राजस्व प्राप्तियां होती हैं जो ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स में कमी करती हैं, ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स में कमी करती हैं और ना ही गवर्नमेंट के लिए कोई भी लायबिलिटीज क्रिएट करती हैं। ऐसी प्राप्तियां गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं जरा। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया जनता से, हम लोगों ने गवर्नमेंट को टैक्सेस पे किए और गवर्नमेंट का वो टैक्स जो हुआ रिसिप्ट है, टैक्स जाएगा बजट रिसिप्ट में।
अब ये कैसे हम वो करेंगे क्लासिफाई कि टैक्स रिसीप्ट, ये जो हमने टू गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में रिसिप्ट हुई है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या कैपिटल रिसिप्ट होगा। तो ये देखिएगा, टैक्सेस गवर्नमेंट ने जो कलेक्ट किए हैं किया कि टैक्स कलेक्ट करने से, टैक्स लेने से क्या गवर्नमेंट के असेट्स में कमी आई है? ऑफ कोर्स नॉट। गवर्नमेंट के असेट्स में कोई भी कमी नहीं हुई टैक्स वसूलने से, वो गवर्नमेंट का अधिकार है। दूसरी बात, क्या गवर्नमेंट के टैक्स वसूलने से क्या सरकार के लिए लायबिलिटीज क्रिएट हो गई है? नहीं, गवर्नमेंट के लिए कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर टैक्स गवर्नमेंट इसलिए लेती है ताकि हमारे देश पे खर्च कर सके, तो खर्च करना सरकार की लायबिलिटी है। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है, लायबिलिटी नहीं। लायबिलिटी हम उस चीज को बोलते हैं कि फ्रॉम समवेयर एल्स फंड्स हैज बीन बोरोड, फंड्स बोरो किए गए हों, पैसा उधार लिया गया हो, वहां लायबिलिटी क्रिएट होती है। लेकिन यहां सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गवर्नमेंट ने अपना अधिकार लिया है ताकि वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज पर खर्च कर सके। तो सरकार की लायबिलिटी कैसी है इसमें? सरकार के ना तो एसेट्स कम हो रहे ना लायबिलिटी क्रिएट हो रही, इसलिए टैक्स रिसीप्ट गवर्नमेंट की जाएंगी रेवेन्यू रिसीप्ट में। अब रेवेन्यू रिसीप्ट सरकार की दो कैटेगरी की होती हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू रिसीप्ट की। तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीप्ट दो तरीके की होती हैं। एक होती है टैक्स रिसीप्ट और एक होती है नॉन टैक्स रिसीप्ट। कर प्राप्तियां और नॉन कर प्राप्तियां, गैर कर प्राप्तियां। टैक्स रिसीप्ट, नॉन टैक्स रिसीप्ट। इसमें समझने वाली बात यह है कि हम ये दोनों कैटेगरीज पढ़ रहे हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स के अंदर। रेवेन्यू रिसीप्ट में जितनी भी गवर्नमेंट की रिसीप्ट होती है वो या तो टैक्सेस के फॉर्म में होती है या नॉन टैक्स के फॉर्म में होती है। अब टैक्स के फॉर्म में कौन कौन सी रिसीप्ट होती है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एस्टेट ड्यूटी, ये सारी गवर्नमेंट की इनकम हो रही है, ये टैक्सेस के रूप में हो रही है। तो वो गवर्नमेंट की जाएगी रेवेन्यू रिसीप्ट की टैक्स रिसीप्ट की कैटेगरी में। और गवर्नमेंट अगर लाइसेंस फीस रिसीव कर रही है, भाई मैंने एक फैक्ट्री स्टार्ट की, उसका लाइसेंस लिया, 5,000 रुपए लाइसेंसिंग फीस है, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है, मैंने वो दे दिए गवर्नमेंट को कंसर्न डिपार्टमेंट में, तो वो गवर्नमेंट की इनकम हो गई, गवर्नमेंट की रिसीप्ट है, वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीप्ट है। लेकिन वो टैक्स रिसीप्ट में नहीं आएगा, रेवेन्यू रिसीप्ट की नॉन टैक्स में आएगा। क्या गवर्नमेंट ने मुझसे टैक्स लिया है? क्या वो 5,000 रुपए मैंने गवर्नमेंट को टैक्सेस पे किए हैं? एब्सोल्युटली नॉट। तो कहने का मतलब यही है, जो टैक्सेस के रूप में जाएगा वो टैक्स रिसीप्ट होगा, और गवर्नमेंट जो टैक्स के अलावा किसी और फॉर्म में रिसीव करेगी, जैसे लाइसेंसिंग फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, पेनल्टीज है, फाइन्स है, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज, सरकार की उन एंटरप्राइज से इनकम होती है, जैसे पोस्ट ऑफिस है, रेलवेज है, यहाँ से जो इनकम हो रही है गवर्नमेंट की, वो भी नॉन टैक्स रिसीप्ट में जाएगा, जो कि रेवेन्यू रिसीप्ट का पार्ट है। अब रेवेन्यू रिसीप्ट समझ लिया आपने। अब हम बात करेंगे कैपिटल रिसीप्ट की। फर्स्ट कैटेगरी ये है, सेकंड कैटेगरी है कैपिटल रिसीप्ट। इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट को पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां। तो हम बात करते हैं कैपिटल रिसीप्ट की। अभी हमने ये तो क्लियर कर लिया कि गवर्नमेंट की कौन सी इनकम, कौन सी रिसीप्ट रेवेन्यू रिसीप्ट में जाएगी। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट की कौन सी रिसीप्ट कैपिटल रिसीप्ट में जाएंगे।
तो सुनिए जरा, इसका अपोजिट करिए। सरकार की ऐसी सभी रिसीप्ट्स, गवर्नमेंट की वो सारी रिसीप्ट्स कैपिटल रिसीप्ट में जाएंगी, जो यहां पर भी दो कंडीशन पूरी लागू होती हैं। Which cause reduction in assets of the government। सेकंड कैटेगरी है इसकी। Which creates liabilities for the government। सरकार की ऐसी सभी प्राप्तियां कैपिटल रिसीप्ट में जाएंगी। रिसीप्ट जो है सर गवर्नमेंट की, वो कैपिटल रिसीप्ट तब कहलाई जाएंगी जब या तो उन रिसीप्ट से, उन गवर्नमेंट की इनकम से, या तो गवर्नमेंट के एसेट्स में कमी हुई हो, या तो गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो से, या फिर गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज क्रिएट हो। रेवेन्यू रिसीप्ट में पढ़ा था, वो रिसीप्ट जो गवर्नमेंट के लिए ना तो एसेट्स में कमी करती और ना लायबिलिटी क्रिएट करती। इसमें अपोजिट है, गवर्नमेंट की वो सारी रिसीप्ट कैपिटल रिसीप्ट में जाएगा जो या तो गवर्नमेंट के एसेट्स में कमी करते हैं और या फिर गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज का निर्माण करते हैं, क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीजिए इसका, समझिए एग्जाम्पल क्या है इसका। सपोज एग्जाम्पल है इसका बोरोइंग। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम आरबीआई, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपने देश के लोगों से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक से, या विदेशी बैंकों से, कहीं से भी गवर्नमेंट बोरो करती है। बोरो मतलब उधार लेना। तो बोरो करने पर रिसीप्ट तो होती है लेकिन लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ऑल द बोरोइंग्स नीड टू बी रीपेड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। निश्चित समय के बाद सभी जो बोरोइंग्स होती हैं वो चुकानी होती हैं। किसी एक इंसान से मैं अगर 10,000 रुपए ले लेता हूं तो वो मेरी बोरोइंग है, लेकिन मेरी रिसीप्ट तो है, पैसे आएंगे मेरे पास, 10,000 रुपए मेरे हाथ में आएंगे, तो वो मेरी रिसीप्ट है। लेकिन उस रिसीप्ट ने मेरे लिए लायबिलिटी क्रिएट कर दी। कैसे कर दी? आई हैव टू रीपे, मुझे वापस करने पड़ेंगे ना वो पैसे, तो वो हो गई बोरोइंग, इसलिए गया वो कैपिटल रिसीप्ट में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? विनिवेश। जब व्हेन गवर्नमेंट सेल इट्स एंटरप्राइजेस शेयर्स टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी के, अपनी इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस के शेयर्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट लोगों को सेल कर देती है, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट ने अपनी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट ने उस कंपनी के शेयर्स प्राइवेट लोगों को बेच दिए। प्राइवेट लोगों ने शेयर्स खरीदे या पब्लिक ने शेयर्स परचेज किए, लोगों ने गवर्नमेंट को पेमेंट किया शेयर्स के बदले में, तो गवर्नमेंट की रिसीप्ट हुई। यस, गवर्नमेंट की रिसीप्ट हुई, लेकिन वो रिसीप्ट रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं हुई, वो कैपिटल रिसीप्ट हुई। कैपिटल रिसीप्ट क्यों हुई? क्योंकि गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो गए। पहले गवर्नमेंट अकेली ओनर थी कंपनी की, अपने एंटरप्राइज की। पहले गवर्नमेंट के हाथ में शेयर्स थे बहुत सारे, गवर्नमेंट मालिक थी पूरी उसकी। लेकिन अब 20 लोगों ने शेयर खरीदे हैं गवर्नमेंट कंपनी के, तो 20 लोग और उसमें ओनरशिप रखने लगे, तो गवर्नमेंट की संपत्ति में कमी हुई। इसलिए ये
डिसइन्वेस्टमेंट जाएगा कैपिटल रेसिप्ट्स की कैटेगरी में। क्लियर हुआ आपको कि रेवेन्यू रिसीप्ट में कौन सी कैटेगरी जाएंगी, कौन से आइटम्स आएंगे, और कैपिटल रिसीप्ट में कौन से आइटम्स आएंगे। अब यहां पर टैक्सेस की बात हुई थी, और टैक्सेस के बारे में जरा हम पढ़ लें। टैक्सेस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक डिफरेंस है कि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन जिस पर टैक्स लगाया जाता है उसी को बियर करना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स इज द फॉर्म ऑफ टैक्स whose burden is to be beared by the person on whom it is levied। जिस पर ये लगाया जाता है टैक्स, उसी इंसान को उसका पूरा बर्डन वहन करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, ट्रांसफर नहीं हो सकता। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन दूसरे व्यक्तियों पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। इनकम टैक्स एग्जाम्पल है इसका, वेल्थ टैक्स एग्जाम्पल है इसका। तो जैसे कि मेरी इनकम पर टैक्स लगा है तो मुझे ही पे करना है उसको, मैं अपना बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पर, अपने भाई दोस्त या किसी और लोगों पर, जनता पर ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स समझ गए होंगे आप लोग, अपोजिट डायरेक्ट का। इनडायरेक्ट टैक्स का वो फॉर्म है जिसका एक्चुअल बर्डन ट्रांसफर हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो अपना टैक्स का बर्डन दूसरे लोगों पर शिफ्ट कर देता है। जैसे किसी एक कंपनी पर सेल्स टैक्स लगा, सेल्स टैक्स, अब वो कंपनी ने जितना टैक्स पे किया सेल्स टैक्स में, उस टैक्स को वस्तु के प्राइस में ऐड कर दिया और जनता से ले लिया। जनता को पता भी नहीं चल पाया कि उसने टैक्स कंपनी का पे किया है सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। लेटेस्ट का टैक्स इनडायरेक्ट है, बताऊं आपको एग्जांपल, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, कंपनीज को पे करना होता है, कंपनी हमसे वसूल लेती है। 9%, 9%, 18% हो गया, बिल में काट दिया, ले लिया हमसे। तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन दूसरे लोगों पर ट्रांसफर शिफ्ट हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता। तो आज की वीडियो में हमने बजट रिसीप्ट्स क्लियर किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल हम आप बजट एक्सपेंडिचर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल। क्या सरकार के कौन से खर्चे ऐसे होते हैं जो बजट एक्सपेंडिचर में जाते हैं। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं आपकी, रेवेन्यू, कैपिटल। कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाते हैं, कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाते हैं, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सी यू गाइस देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।